नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका मेरे चैनल देव दीक्षित सॉन्ग्स पर। आज मैं आपको इकोनॉमिक्स का एक नया टॉपिक जिसको बोलते हैं भारत में विदेशी व्यापार पढ़ाऊंगा। इससे पहले मैंने आपको भारत में विदेशी निवेश पढ़ाया है और इकोनॉमिक्स का काफ़ी कुछ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। मेरा नाम देवेंद्र दीक्षित है और वर्तमान में मैं 2016 बैच पीएससी से सीओ जनपद के पद पर कार्यरत हूँ। आपको इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा हूँ, मेंस के भी कुछ वीडियो डाले हैं। अगर आपको इकोनॉमिक्स पूरी समझनी है तो आप लगातार वीडियो के साथ बने रहें। जैसे पहले 2 का पहाड़ा पढ़ते, फिर 3 का, फिर 4 का, जैसे ग्रेजुअली बढ़ते हैं वैसे ही मैं ग्रेजुअली बढ़ रहा हूँ। यह पुराना टॉपिक मैं इसलिए पढ़ाता हूँ ताकि आने वाले टॉपिक में आप उसको क्या कर पाए, रिजेम्बलेंस कर पाए, उसका साथ मिला पाए। इसलिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विदेशी व्यापार से मतलब कोई चीज की खरीद फरोख्त, देना लेना, किस उद्देश्य से? लाभ के उद्देश्य से। सिंपल। व्यापार का मूल उद्देश्य क्या है? वो है लाभ। और विदेशी व्यापार का मतलब हुआ कि विदेशों के साथ वस्तु और सेवा का लेन देन करना, किस बेहात में या किस चीज के लिए? लाभ कमाने के लिए। तो भारत का विदेशी व्यापार या भारत में विदेशी व्यापार दोनों एक ही बात है। मैं आपको एक और बात बता दूं कि एक्सिम बैंक है। एक्सिम बैंक मतलब इंपोर्ट एक्सपोर्ट बैंक, इसकी भारत की, जो भारत में आयात निर्यात का काम, मतलब निर्यात आयात करने के लिए क्या करती है? बजट उपलब्ध कराती है कुछ व्यापारियों को। तो ये बैंक आप याद रखें, कई बार पूछ लेते हैं। आगे देखते हैं। विश्व में इंटरनेशनल ट्रेड का या विश्व में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसको कहा जाता है? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये बिल्कुल मैं आपको अलग से एक सेपरेट वीडियो बना के अच्छे से समझाऊंगा। बस मैं ये इसलिए बता रहा हूँ, बार बार क्वेश्चन आता है। पूरी दुनिया में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रहरी किसको बोलते हैं? तो उसको बोलते हैं WTO। ठीक है। अब व्यापार 2 तरह के होते हैं। व्यापार एक होता दृश्य, एक होता अदृश्य। हम पढ़ रहे हैं विदेशी व्यापार, ध्यान रखें। ये कई बार पूछता है विजिबल ट्रेड मतलब जो भौतिक हो, दिखता हो। तो ऑब्वियस बात है, जो वस्तु का व्यापार है उसको हम क्या बोलते हैं? विजिबल ट्रेड। वो पेन बेच रहा है, शर्ट बेच रहा है, या जो भी वो उसको बेचना है विदेश में, उन सब जितनी भी चीजें जो पोर्ट पे जाती हैं, मतलब बंदरगाह पे जाती हैं, दिखती हैं, दूसरे देश के बंदरगाह पे उतरती है, उसको हम क्या बोलते हैं? विजिबल ट्रेड। इनविजिबल ट्रेड मतलब व्यापार तो है पर दिखता नहीं है, जैसे सेवा। भारत के कोई वैज्ञानिक विदेश में जाके कोई काम करे, बदले में 2 करोड़ रुपए ले ले। भारत का कोई डॉक्टर या विदेश का कोई डॉक्टर भारत में आके ऑपरेशन करते, बदले में 2 करोड़ रुपए ले ले। तो उसने जो सेवा दी वो दिखती नहीं है पर लेन देन तो हुआ। तो उसको हम क्या बोलते हैं? इनविजिबल ट्रेड, या इसको सेवा का व्यापार भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सेवा का व्यापार। दोनों ही क्वेश्चन आते हैं बार बार कि विजिबल ट्रेड क्या है, इनविजिबल ट्रेड क्या है, और सेवा के व्यापार को क्या कहते हैं? तो सेवा के व्यापार को अदृश्य व्यापार कहते हैं। ये क्लियर हो गया? अब मैं आपको बताता हूं, भारत में पूंजी या भारत से पूंजी, व्यापार पढ़ रहे, भारत में पूंजी या भारत से पूंजी किसी अन्य देश में कैसे आते जाती होगी? लगाओ कॉमन से। उसके 2 तरीके। एक तरीका ये व्यापार के थ्रू, किसी ने कुछ खरीदा या कुछ बेचा। खरीदा है तो पैसे देगा, बेचा है तो पैसे लेगा। एक तरीका ये है पूंजी आने जाने का। क्या इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है? तो व्यापार के अलावा और बहुत सारे तरीके हैं जिनसे किसी देश में पूंजी आती जाती है। तो वो क्या क्या तरीके हैं? एक है FDI, जो मैं आपको पढ़ा दिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, और लोन। कोई लोन ले ले। अब लोन सरकार भी ले सकती है और लोन कोई प्राइवेट आदमी भी ले सकता है। और एक और इसका भाग होता है व्यापार। यानी व्यापार के अलावा और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनसे भारत में आता जाता है क्या? पूंजी या पैसा। मैं बार बार आपको ये चीज इसलिए समझा रहा हूं, जब मैं बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट समझाऊं तो आपको दोनों में अंतर करना सिखा पाऊं। तो सिंपल सी बात है, भारत में विदेशी व्यापार से सीधा अर्थ यह है कि भारत द्वारा विदेशों के साथ किया गया व्यापार विदेशी व्यापार कहलाता है। ये 2 तरह का होता है, दृश्य व्यापार, अदृश्य व्यापार। अब इस व्यापार को, इस दृश्य या अदृश्य व्यापार को लिखते हैं मतलब कितना इन्होंने व्यापार किया है उसको किसी खाते में लिखते हैं कि इतनी वस्तु इन्होंने निर्यात की, इतनी वस्तु इन्होंने आयात की। उसको लिखने के लिए खाते बनाए गए, जो 2 खाते हैं। एक खाता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, यानी व्यापार संतुलन का खाता, और एक है भुगतान संतुलन का खाता। तो व्यापार संतुलन का खाता क्या है वो हम समझते हैं। ये अनुकूल प्रतिकूल कैसे होता है ये भी समझेंगे। निश्चित समय में, सामान्यतः 1 वर्ष, कितने समय में? निश्चित समय में, सामान्यतः 1 वर्ष, किसी देश द्वारा आयात निर्यात का मौद्रिक अंतर जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं? बैलेंस ऑफ ट्रेड। मौद्रिक अंतर मतलब पैसे में उसको निकालते हैं, सिंपल। परंतु इस बैलेंस ऑफ ट्रेड की एक खासियत है, इसमें केवल दृश्य व्यापार ही रखते हैं। मैं आपको बता चुका हूं, दृश्य व्यापार मतलब वस्तुओं का व्यापार ही इसमें क्या किया जाता है? गिना जाता है। यानी सामान्यतः
कोई देश ने 20,000 करोड़ रुपए की वस्तु बेची और 10,000 करोड़ रुपए की वस्तु क्या की, खरीदी, यानी कुल मिला के 20,000 करोड़ में से 10,000 करोड़ घट गए, 10,000 करोड़ की वो क्या रहा, फायदे में रहा। तो उसको जो आखिरी में 10,000 करोड़ मौद्रिक रूप बचा, उसी को हम बोलेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड। और बैलेंस ऑफ ट्रेड अगर उसके पक्ष में रहा तो हम बोलेंगे बैलेंस ऑफ ट्रेड किसके पक्ष में, अनुकूल स्थिति में है। और यदि वो ज्यादा खरीदता है और बेचता कम है वस्तु, तो प्रतिकूल स्थिति में होगा, यानी कि उसको ज्यादा पैसा देना पड़ा, मिला उसको कम। तो बहुत सारी सरकार इस व्यापार को क्या करती, अपने पक्ष में करने के लिए बहुत मेहनत करती। बहुत सारी सरकार, दुनिया की सारी सरकार ये प्रयास करती हैं कि हम निर्यात ज्यादा करें और आयात कम करें, हमारा पैसा कम दें, पैसा लोगों से लें ज्यादा। जैसे कि सामान्य एक व्यापारी की इच्छा भी होती है, तो उसके लिए सरकार कई काम करती है। सरकार करती है विदेशी व्यापार नीति बनाती, व्यापार के लिए नीति बनाती कि ऐसी कोई नीति बनाए जिससे क्या हो, व्यापार बढ़े, निर्यात बढ़े। और इस विदेशी व्यापार नीति को अभी तक भारत में कितनी बार बनाया जा चुका है, 6 बार बनाया जा चुका है। और उसका मूल उद्देश्य रहता है निर्यात बढ़ाना और आयात को कम करना, या जिन चीजों का हम आयात कर रहे हैं उनके बदले में देश में कोई दूसरी ऐसी चीज उत्पादित कर देना, पैदा कर देना, जो उनके आयात को क्या कर दे, कम कर दे, जिसको मैंने आपको पहले बताया, इसको बोलते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, या आयात प्रतिस्थापन। तो विदेशी व्यापार नीति बनाती है सरकार, किसको, बैलेंस ऑफ ट्रेड को अपने पक्ष में करने के लिए। एक और चीज विशेष ये है कि यदि आपने व्यापार किया और व्यापार में आपका आयात ज्यादा हुआ और निर्यात कम हुआ, मतलब आपने पैसा दिया ज्यादा और पैसा लिया कम, तो ऐसी स्थिति में आपको कुछ घाटा लगेगा। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, व्यापार घाटा। ये भाई ये क्वेश्चन बार बार आ जाता है, व्यापार घाटा क्या है। तो व्यापार घाटा क्या है, किए गए आयात और निर्यात का क्या है, अंतर है, जो कि किसी देश के लिए घाटे के रूप में दिखाया जाता है। यदि आयात कम करता, निर्यात ज्यादा करता, तो व्यापार घाटा नहीं होता। क्या होता, व्यापार घाटा नहीं होता। परंतु आयात ज्यादा किया, निर्यात कम किया, तो व्यापार घाटा हुआ। जो घाटा लगा उसी को हम क्या बोलते हैं, व्यापार घाटा। तो ये तो हुआ बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड में और बैलेंस ऑफ पेमेंट में एक स्पेशल बात है, इसमें केवल क्या होती है, विजिबल ही क्या ट्रेड को गिना जाता है, दृश्य व्यापार बस इसमें गिना जाता है। ये बहुत बार पूछा जाता है, आप याद रखें। दूसरी तरफ चलते, बैलेंस ऑफ पेमेंट या भुगतान संतुलन, इस पे तो भयंकर क्वेश्चन आते हैं, इसको बहुत अच्छे से आप समझ लें। सबसे बड़ी शर्त यह है कि आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। और इस बात पे मुझे एक और बात याद आ गई, वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लें। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट भी एक तरह का खाता ही होता है, और इस खाते के दो भाग होते हैं। एक होता है इसमें करंट चालू खाता, और एक होता है इसमें कैपिटल अकाउंट पूंजी खाता। मैं पूंजी मतलब बता दिया, ऐसा पैसा जिसको किसी उत्पादन कार्य में लगाने वाले हैं उसको हम क्या बोलते हैं, पूंजी। तो पूंजी खाता और चालू खाता, दो खाते होते हैं भुगतान संतुलन। ये खाता सामान्यतः एक निश्चित अवधि, जिसको हम बोलते हैं 1 वर्ष के लिए, समस्त मौद्रिक लेन देन को लिखता है। यानी कि किसी देश की एक निश्चित अवधि में, सामान्यतः 1 वर्ष में, उस देश द्वारा दुनिया के तमाम देशों के साथ किए गए समस्त मौद्रिक लेन देन का क्या किया जाता है, लेखा जोखा रखना, जिस खाते में किया जाता है उसी को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, भुगतान संतुलन या बीओपी। बीओपी के बारे में बहुत ज्यादा, बीओपी का फुल फॉर्म पूछता है, तो ये क्या है, बीओपी। ठीक है, इतना समझना है। अब इसमें समस्त लेन देन, जो मैंने समस्त मौद्रिक लेन देन लिखा है, समस्त, तो सबसे पहली बात तो समस्त में व्यापार भी आ जाए। देखो क्या होता है, इसके दो खाते, करंट अकाउंट चालू खाता, और दूसरा है कैपिटल अकाउंट। एक एक करके समझ लेते। चालू खाते में क्या क्या रखते हैं, चालू खाते में रखते हैं दृश्य व्यापार। दृश्य व्यापार मतलब वस्तुओं का व्यापार, या इनडायरेक्टली बोल दो तो बीओटी, बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये बैलेंस ऑफ ट्रेड जो था वो कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट का ही हिस्सा है। घूम के आ गए, देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड करंट अकाउंट का एक भाग है जिसमें दृश्य व्यापार दिखा रहा है, वस्तुओं का व्यापार। और आगे देखते हैं अदृश्य वस्तुओं का व्यापार। अदृश्य वस्तुओं का व्यापार में सेवाएं लो, सेवा मतलब अपनी सर्विसेज, जैसे इंडिया आईटी सेक्टर या सॉफ्टवेयर में बहुत ज्यादा पावर, सॉफ्टवेयर बना के बेचते, सॉफ्टवेयर दिखता तो है नहीं, यहाँ से पेन ड्राइव में दे दिया, किसी चीज में दे दी, करोड़ों रुपए की इनकम है। और भारत सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी में अभी क्या चल रहा है, टॉप पे चल रहा है। तो एक तो सेवा करंट अकाउंट में मारी जाती, आय। आपने देखा, अच्छा सेवा का एक और हिस्सा, इसरो का नाम सुना होगा, इंडियन स्पेस रिसर्च कोटा, उसका लॉन्चिंग पैड है। मतलब पैड मतलब एक ऐसी जगह जहां से रॉकेट छोड़ते, वहां से वो बहुत सारे सैटेलाइट छोड़ता है, खुद के सोचता है, दूसरे देशों के सैटेलाइट भी क्या करता है, अपने व्हीकल में रख के छोड़ देता है। वो देश हमको पैसा देते हैं, तो वो कहीं ना कहीं सेवा दे रहा है, उसका पैसा भी लेता है। तो इस करंट अकाउंट में दो चीज आई, दृश्य व्यापार जिसको हम बीओटी सीधा जोड़ दिए, दूसरे मदर सेवा में, ये दो एग्जांपल मैंने आपको दिए। फिर आय, मतलब इनकम। इनकम किस किस चीज से हो सकती है, लाभ मिल सकता है। हो सकता है भारत की किसी कंपनी
ने दूसरे देश में, जैसा कि मैंने विदेशी व्यापार में आपको पढ़ा था, दूसरे देश में जैसे एनटीपीसी ने कहीं लगाया, बांग्लादेश में एक प्लांट लगाया और साल भर में उसको 2000 करोड़ की इनकम हुई, तो वो पैसा कहाँ जाएगा? भारत में आएगा। तो लाभ भारत में आएगा, तो उसको भी हम इसमें जोड़ेंगे, क्योंकि मौद्रिक लेन देन कहीं ना कहीं हुआ। और आय में हो सकता ब्याज, हो सकता भारत सरकार ने किसी को लोन दिया, उसका ब्याज मिला, हो सकता है डिविडेंड या लाभांश, हो सकता है भारत के किसी देश में शेयर खरीदे हो भारत ने, या भारत की किसी कंपनी ने, या भारत के किसी व्यक्ति ने, तो जब उसको, उस कंपनी को लाभ होगा तो उसको भी पैसा मिलेगा, तो वो डिविडेंड भी भारत में आएगा, तो कहीं ना कहीं मौद्रिक लेन देन होगा। तो ये चल रहा है और ये दिखता नहीं है, इसलिए अदृश्य में गिन रहा है। इन सब के अलावा भेजी गई रकम, भारत विदेशों से भारत में भेजी जाने वाली रकम के मामले में क्या है? टॉप पर है, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेमिटेंस। यानी जो विदेश में हमारे भारतीय रह रहे हैं, वो अपने घर वालों के लिए जो पैसा भेजते हैं, उसमें भारत क्या है? टॉप पे है। कहीं ना कहीं मौद्रिक लेन देन हो रहा है, इसलिए उसको भी हम इसमें क्या कर रहे हैं? गिन रहे हैं। अनुदान का मतलब होता है किसी ने पैसा दे दिया और उपहार दे दिया किसी ने, जैसे मोदी जी कहीं गए, मोदी जी को किसी ने उपहार दिया, तो वो भी कहीं ना कहीं मौद्रिक लेन देन का हिस्सा होगा। तो वो सबको हम किस में गिनेंगे? करेंट अकाउंट में गिनेंगे। और जो किसका हिस्सा है? भुगतान संतुलन का हिस्सा है। दूसरा कैपिटल अकाउंट या पूंजी खाता है। तो पूंजी कैसे आती है? पूंजी मतलब ऐसी कोई चीज जिसको हम उत्पादन वाले कार्य में लगाने वाले। तो ये दो तरह से आ सकती है। निवेश होगा, निवेश मतलब इन्वेस्टमेंट होगा। मैंने अभी आपको समझाया था कि पिछले वीडियो में हमने देखा कि विदेशी लोग आके कैसे भारत में क्या करते हैं? निवेश करते हैं, यानी पैसा लगाते हैं। उसके तरीके एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विदेशी प्रत्यक्ष निवेश, एफपीआई पोर्टफोलियो, और एफआईआई संस्थागत निवेश। तीनों मैंने आपको बता, इस तरीके से एक तो पैसा आ सकता है, पर भले वो भारत में आके फैक्ट्री लगा रहे, पर पैसा तो आया। और दूसरा, भारत क्या कर ले? किसी अन्य देश से ऋण ले ले। ऋण लेने का तरीका या तो भारत सरकार ले ले रहे, वर्ल्ड बैंक से या कहीं से, एडीबी से या वर्ल्ड बैंक से, मैं सब आपको पढ़ाऊं, या कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, वित्तीय संस्थान, रिलायंस वाले या कोई अन्य संस्थान, टाटा वाले, कहीं किसी बड़ी संस्था से क्या ले रहा है? लोन ले रहा है। भले ही लोन ले रहे हैं, पर पैसा आ रहा है, तो उसको भी इसमें क्या किया जाएगा? रिकॉर्ड किया जाएगा। यानी हमने दोनों में अंतर देखा। इसमें केवल क्या है? केवल व्यापार के, दृश्य व्यापार का हिस्सा है क्या? बैलेंस ऑफ ट्रेड। भुगतान संतुलन समस्त चीज का हिस्सा है, उसमें कोई भी मौद्रिक लेन देन होगा उसमें आएगा। विजिबल इनविजिबल में से केवल इसमें विजिबल होगा, इसमें विजिबल इनविजिबल दोनों होगा। इसमें केवल करंट अकाउंट का एक हिस्सा होगा, इसमें करंट और कैपिटल अकाउंट के सारे हिस्से होंगे। तो दोनों में कई बार अंतर भी आ जाता, तो इजीली आपको समझ में आ गया। अब मान लो कोई देश ऐसा है जो अपना बैलेंस ऑफ पेमेंट, अपना भुगतान संकट, ये भुगतान संतुलन मैनेज करने में सक्षम नहीं है, जैसा कि भारत का 1991 में हुआ था। जब भी आप किसी देश से लेन देन करोगे, उधार लोगे, कुछ भी करोगे, यहाँ लिखाएगा, तो जब आप ले ही रहे हो किसी से उधार, दे नहीं पा रहे हो, तो एक स्थिति ऐसी आएगी कि वो लोग आपको देने से कर देंगे मना। तो ऐसी स्थिति में जब कोई देश अपनी ऊपर बनी देनदारी देने में सक्षम नहीं होता है, तो उस बनी स्थिति को हम कहते हैं भुगतान संकट की स्थिति। क्या है? पेमेंट क्राइसिस की स्थिति, जो कि 1991 में भारत की बनी थी। और इसलिए भारत ने फिर क्या किया था? एलपीजी किया था, जो मैं पुराने वाले वीडियो में आपको समझा चुका हूं। यानी भुगतान संकट की स्थिति बनी, अपनी देनदारियां देने में कोई देश असक्षम हो जाता है, और इसी भुगतान संकट की स्थिति में पूरी दुनिया के सभी मेंबर कंट्रीज को, अपनी सदस्यीय देशों को मदद करने के लिए एक संस्थान है जिसका नाम है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। मैं आपको फिर से बता दूं, मॉनिटरी फंड या आईएमएफ केवल और केवल एकमात्र स्थिति में मदद करती है जिसका नाम है भुगतान संकट। भुगतान संकट क्या है वो आपको समझ में आ गया कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को मैनेज नहीं कर पाने की स्थिति। ठीक है, इस स्थिति में कौन मदद करता है? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। इसको हम अलग से पढ़ें। और भारत में इस बैलेंस ऑफ पेमेंट का हिसाब किताब कौन रखता है? हिसाब किताब रखता है भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये भी क्वेश्चन आता है, तो इसका हिसाब किताब कौन रखता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब आप एक बात बताओ कि कोई भी सरकार ये बिल्कुल नहीं चाहेगी कि उसका बैलेंस ऑफ पेमेंट जो कि भारत का 1991 में बना था वो उसके पक्ष में ना हो। सब यही चाहेंगे उसी के पक्ष में हो। तो जब ये चाहते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट उसके पक्ष में हो, तो वो कौन कौन से ऐसे काम करे जिससे ये बैलेंस ऑफ पेमेंट उसके पक्ष में बना रहे? या इनडायरेक्टली हम बोले कि हमारे पास पैसा ज्यादा आए और हम उस पैसे को खर्चा कम करें, तभी तो ये हमारे पक्ष में रहेगा। तो इसके पक्ष में करने के लिए हम क्या क्या करें? आईएमएफ क्या होता है? व्यापार नीतियां क्या होती, जो मैंने 6 बताई। सबसे पहले व्यापार नीति का 1991 के उदारीकरण के बाद ही बनी थी, 1992 से 1997 के लिए, यानी 5 साल के लिए बनती है। और अभी चल रही 2015 से 2020 वाली,
यानी छठवीं। तो ये 6 ही व्यापार नीतियां व्यापार बढ़ाने के लिए या बैलेंस ऑफ ट्रेड को, दृश्य वस्तुओं को अपने पक्ष में लाने के लिए एसईजेड स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो भारत ने स्थापित की वो क्या है, और इस बैलेंस ऑफ पेमेंट को अपने पक्ष में लाने के लिए क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं, वो सारी चीज हम अगले वीडियो में देखेंगे। तो प्लीज आप लगातार मेरे साथ बने रहिए। मैं आपको 2 का पहाड़ा, 3 का पहाड़ा, 4 का पहाड़ा इस टाइप से ही पढ़ाऊंगा ताकि आपको ग्रेजुअली समझ में आए कि पुराना मैंने जो समझाया तो आगे कैसे आप अटैच कर सकते हैं। प्लीज अगर किसी ने पुराने वीडियो नहीं देखे तो प्लीज देख लें। थैंक यू सो मच।